नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। महामारी के इस दौर में जनता पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस के दामों में इजाफा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ गई है, यानी कि अब करीब 890 रुपए के आसपास ही सिलेंडर आपके घर तक पहुंचेगा। आपको बता दें कि इस साल 9वीं बार घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं। 3 महीने के अंदर तीसरी बार गैस के दामों में इजाफा हुआ है। एलपीजी के दाम बढ़ते ही सियासत भी शुरू हो गई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को घेरा तो सरकार ने भी जवाब दिया। सियासी बयानबाजी भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि कब कब आखिरकार घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं। तो गैस के दाम बढ़ने को लेकर एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। 1 सितंबर को 884 रुपए 50 पैसे की रेट थी और जो बढ़ते बढ़ते किस तरीके से घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। तो महंगाई का झटका लगातार जनता पर, और जनता अब लगातार ये बोलने लगी है कि आखिर ये महंगाई कैसे कम होगी, कब कम होगी। लगातार तीसरे महीने गैस के दाम बढ़े हैं, जो कि चिंताजनक है। राहुल गांधी ने इसे लेकर हमला बोला। साथ ही आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी है। 25 रुपए का इजाफा इसमें किया गया है और इसी पर अब तकरार दोनों के बीच में। इस साल 190 रुपए तक दाम बढ़ चुके हैं, यानी कि 116% की बढ़ोतरी। महंगाई का झटका लगातार लोगों पर, और 7 साल में दोगुने से ज्यादा कीमतें हो गई हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, कैसे लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। लेकिन यह भी साफ है कि जैसे जैसे ये सब चीजें बढ़ती हैं, इसका असर आम लोगों की जेब पर सीधा पड़ता है। अब देखिए कि 8 बार कब कब दाम बढ़े। 1 सितंबर को 884 रुपए 50 पैसे थे, 18 अगस्त को 859 रुपए 50 पैसे हो गए, 1 जुलाई को 834 रुपए 50 पैसे हो गए और 1 मई को हो गए पूरे 809 रुपए एक सिलेंडर के। तो ये इस तरीके से जो है वो दाम लगातार बढ़ते गए। 1 मार्च को 819 रुपए, 25 फरवरी को हो गए 794 रुपए, कुछ कम हुए। 15 फरवरी को 769 रुपए हुए और 4 फरवरी को 719 रुपए। इस तरीके से 8 बार दाम बढ़े हैं। अगर रेटों की हम बात करें, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 1 सितंबर से लेकर के 1 मई के बीच में आप देखेंगे 809 रुपए बढ़ गए। तो वहीं घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर जनता और गृहिणियों की प्रतिक्रिया क्या है, पहले आप वो सुनिए। महंगाई ने तो बिल्कुल ही कमर तोड़ दिया आम आदमी की। आज की डेट में आप देखिए, पेट्रोल के रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। एलपीजी गैस का सिलेंडर देख लो, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें है, एलपीजी गैस के सिलेंडर भी दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप बताइए, 900 रुपये के आसपास एक एलपीजी गैस का सिलेंडर है। हम जैसा आम आदमी 900 रुपये में सिलेंडर दे के क्या खाएगा। आप पेट्रोल का रेट देख लीजिए, गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं है हमारी जो गाड़ी चला ले। 2 व्हीलर के भी वारे हो रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि जब महंगाई ने तो जी कमर तोड़ दी है। हर चीज़ जो है आज की डेट में महंगाई के एक्सट्रीम पर पहुंची हुई है। पेट्रोल, गैस, बच्चों की पढ़ाई, स्कूलों की फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ महंगा हो रहा है जी बिल्कुल महंगाई बढ़ चुकी है। जो पहले तेल की कीमत थी वो अब डबल हो चुकी है। सब्जियां हैं, चीनी है, दाल है, इनकी सबकी कीमत अब पहले से ज़्यादा है, चुकानी पड़ रही है। तो बिल्कुल बजट, जो किचन का बजट होता है उससे किचन का बजट अब डबल हो चुका है, तो जिससे महंगाई काफ़ी बढ़ी है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, जिससे कि किचन का जो बजट है वो भी गृहिणियों के कंट्रोल में आए। तो का दाम 25 रुपये दोबारा सरकार ने बढ़ा दिया है, जिससे हम गृहिणी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरी एक बुटीक भी है, मैं अपने बुटीक चलाने में भी दिक्कत हो रही है। बुटीक का जो किराया है वो मेरे घर में ही लगे जा रहा है। 3-4 महीने हो गए मैंने अपने बुटीक का किराया भी नहीं दिया है। महंगाई बढ़ती ही जा रही है, जिससे हम मिडिल क्लास फैमिली पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हमारी फैमिली भी 4 मेंबर्स हैं, जिससे हमारे को घर चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सिलेंडर पहले ही 843 रुपये था और आज जो रेट आया है उसे 25 रुपये और बढ़ोतरी हो गई है। दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और सब्जी पहले से ही महंगी है, दाल और महंगी हो गई है। तो इसमें देखा कैसे रसोई चलाएंगे पता पड़ेगा। वहीं उधर राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए जीडीपी की नई परिभाषा ही गढ़ दी है। आप भी सुनिए। मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल।
इनका ये कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने, यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीज सिलेंडर की प्राइस है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया गया। इस पर संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। गांधी जी ने जीडीपी के परिभाषा को अपभ्रंशित करके देश के सामने भ्रम फैलाने के लिए प्रस्तुत किया था। जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण किस प्रकार से कांग्रेस के समय ग्रोथ नहीं हो पाया था, ये हम सबने देखा था। और राहुल गांधी जी, आपने जीडीपी को अपभ्रंशित किया, मगर आपको शायद ये याद नहीं है कि कल ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विषय हुआ है। 2021 और 2022 जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके क्वार्टर 1 के पहले क्वार्टर के ग्रोथ के नतीजे आए हैं, जीडीपी के ग्रोथ के नतीजे आए हैं। वह नतीजे अपने आप में ऐतिहासिक है। 20.1% ग्रोथ रेट है। चलिए, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सवाल अब इस बात को लेकर के कि बढ़ती महंगाई पर आखिर लगाम कब लग पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आम जनता के मन में ये सवाल है और जनता ये पूछ रही है। जनता को राहत दिलाने का क्या कोई प्लान सरकार के पास है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और साथ ही सवाल इस बात को लेकर के भी कि जो वादे किए गए थे महंगाई को कम करने के, वो वादा आखिर कब पूरा होगा। अब विपक्ष तमाम सवालों को पूछ रहा है, सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच में सिर्फ बयानबाजी है। लेकिन इसी भी जनता भी है जो ये पूछ रही है कि आखिर बढ़ती हुई महंगाई से निजात कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। आज हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है मेहमानों का, मैं उससे आपका तारुफ करवा दूं। विजयपाल अहलूवालिया हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अजय सिंगला हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अमनदीप केसरी हैं, प्रवक्ता इनेलो के। और अखिल स्वामी अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आखिरकार अखिल स्वामी साहब, आपसे आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं। कैसे आप देख पा रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई को इस वक्त? देखिए, वास्तविकता यह है, राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं करूंगा मैं, केवल अर्थशास्त्र के छात्र के रूप में टिप्पणी करूंगा। जी, देखिए, वास्तविकता इसलिए मैं चाहता हूं कि राजनीतिक टिप्पणियों पर बाद में जाएं, पहले इस बात को समझ लें कि कितना महंगाई का असर है, कितनी बड़ी है, कैसे इससे निजात मिले। देखिए, वास्तविकता क्या है कि अगर महंगाई 6% बढ़े और आदमी की आमदनी 10% बढ़े तो समस्या नहीं है। समस्या ये है, जो कोविड टाइम में पिछले 1.5 साल के अंदर समस्या क्रिएट हुई है, वो ये हुई है कि लोगों की आमदनी घटी है। केवल 97% लोग देश के ऐसे हैं जिनकी आमदनी या तो घटी है या स्थिर रही है। केवल 3% लोग हैं जिनकी तनख्वाह या इनकम बढ़ी है। दूसरी तरफ से अगर आमदनी कम होती है और इन्फ्लेशन 6% भी होता है और आमदनी 30% या 20% की वेतन कटौती हो जाती है, तो समस्या मध्यम वर्ग के लिए और अल्प मध्यम वर्ग के लिए बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह है कि कोविड टाइम में जब ग्रोथ कम हुई है, जैसे अभी मैं सुन रहा था संबित पात्रा जी को, इस साल जो ग्रोथ पहले क्वार्टर में हुई है वो 20% से ऊपर हुई है, लेकिन उसके पहले साल के पहले क्वार्टर में जो गिरावट हुई थी वो 23% की हुई है। तो अगर एक वर्ष 23% की गिरावट हो और उसके अगले साल 20% की बढ़ोतरी हो, इसका मतलब 2 साल के अंतराल में हमारी ग्रोथ कम हुई है। और जब ग्रोथ कम हुई है तो आपके पास 4 स्रोत हैं आमदनी के, सरकार के पास 4 स्रोत हैं आमदनी के। एक है कॉर्पोरेट टैक्स, एक है इनकम टैक्स, एक है जीएसटी और एक है पेट्रोल, डीजल और शराब पे टैक्स। देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स 2 साल पहले घटाया गया, जिससे 1.5 लाख करोड़ का बोझ भारत सरकार पे पड़ा। ठीक है। अब सवाल यह है कि अगर आपकी आमदनी कम होती है और स्रोत आपको बढ़ाने होते हैं, तो आपके पास जो आज सरकार विकल्प का उपयोग कर रही है वो ये कर रही है कि पेट्रोल डीजल पे उसने टैक्सेस को बढ़ाया है। देखिए, पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स है ये इनडिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है। जी,
जो इनकम टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो उन पे लगते हैं जिनकी इनकम होती है। जो जीएसटी है और ये पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगता है, ये मुकेश अंबानी साहब भी उतना ही देते हैं जितना मैं देता हूं, और जितना एक बहुत गरीब आदमी जो टेम्पो और छोटा सा ओलेक्स की कार चलाता है वो टैक्स देता है। तो ये टैक्स जो है जिसकी आमदनी घटी है उस पर ज्यादा बोझ डालता है। कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप बढ़ाते हैं तो उससे इनकम टैक्स उन कंपनियों पे लगता है जिनके टैक्स है। इनकम टैक्स अगर आप बढ़ाते हैं तो इनकम टैक्स उन पे बढ़ाते हैं जिनकी इनकम बढ़ी है। तो जिन लोगों की इनकम बची रह गई है पिछले 1.5 साल के अंदर, अगर आप उनसे टैक्स वसूल के आपकी आमदनी बढ़ाते हैं तो एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका यह है कि आप इनकम टैक्स पे टैक्स नहीं बढ़ाते, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देते हैं, और जो इनडिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है जो अमीर और गरीब पे एक समान लगता है उसको अगर आप बढ़ाते हैं तो आप गरीब को और मध्यम वर्ग को चोट पहुंचाते। जी, तो ये पूरा गणित है, आम आदमी इसको इस तरीके से समझें, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने अपने हिसाब से इसको जो है सबके सामने लाती हैं। विजयपाल अहलूवालिया जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अखिल स्वामी जी जो बता रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? और सीधा सीधा जवाब मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो आरोप आज लगाए हैं इस बात को लेकर के, और उन्होंने कहा कि 2014 में देखिए 410 रुपये सिलेंडर की कीमत थी और आज 885 रुपये हो गई। पहले ही कोरोना की मार और आप कहते थे कि महंगाई से निजात दिलाएंगे, ये महंगाई तो बढ़ती जा रही है। आपने अगर राहुल गांधी जी की पीसी सुनी, अगर राहुल गांधी जी इस देश को ये बता देते कि हमने 1,40,000 करोड़ के तेल बॉन्ड जो बजट में नहीं दिखाए वो हमने खरीदे थे, जिसका मोदी सरकार आज 9,960 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुकता कर रही है, जिसकी वजह से जी बोलिए विजयपाल जी। पड़ रहा है कोरोना काल के आने के बावजूद अभी हमारी जीडीपी 20.18% बढ़ी है, और इस समय वास्तव के अंदर देश के अंदर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है जो देश के अंदर आज इतनी वैक्सीनेशन और इतने विकास के कार्य जो पूरे देश में चल रहे हैं, जिसका आम उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है। और हमारे देश के अंदर पहले 3.7 करोड़ इनकम टैक्स पे हुए और आज 6.3 करोड़ इनकम टैक्स पे हो गए हैं। और हमारा जो ब्याज की दर कांग्रेस के समय में 8 से 12% थी, आज वो 6% तक लाने में हम कामयाब हुए। और ये आपके पास में पंजाबी में कुछ चल रहा है तो उससे मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। जब हम बात कर रहे हैं उसके बाद आप इसे सुन लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल आज एक महत्वपूर्ण सवाल है, मैं चाहता हूं कि अखिल स्वामी जी ने जो बातें कही है, अमनदीप केसरी, आप इसे कैसे देख रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, और सरकार के तर्क, दोनों बातों पर जवाब दीजिए। जी हेमंत जी, देखिए मेरे बड़े भाई अखिल गोस्वामी जी ने जिस तरह से पूरी विस्तार से पूरी बात को समझाया है, मैं समझता हूं कि उसके बाद कोई दो राय नहीं बचती कि सरकार का जो कुप्रबंधन है वो बिल्कुल उजागर हो चुका है। और लगातार हम 2014 के बाद देखते आ रहे हैं कि मोदी सरकार खास तौर से अर्थव्यवस्था को संभालने में, खास तौर से बेरोजगारी को संभालने में, खास तौर से महंगाई को संभालने के अंदर असफल रही है, असमर्थ है, और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है जी। जो गोस्वामी जी की बात थी, लब्बो-लबाब ये था कि लोगों की आमदनी तो कोरोना के बाद और सरकार की कुप्रबंधन के कारण लोगों की आमदनी तो कम हुई है बहुत ज्यादा, लेकिन साथ साथ उनको दोहरी मार महंगाई की पड़ रही है। आज इससे निजात पाने के लिए सरकार के पास कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं है, कोई नीति नहीं है। सरकार की नीयत और नीति केवल एक है कि इस देश के अंदर पूंजीपतिवाद की व्यवस्था हो और अमीर और गरीब के अंदर एक गहरी खाई बनती जाए, ताकि चंद पूंजीपति लोग ही सारे चीज पर कब्जा करें
इस सरकार को कब्जा करें और वो देखने को मिल रहा है और केवल सरकार को चलाएं। तो ये लोकतंत्र में किसी देश को चलाने का सही पैमाना नहीं है। आज आपको उसी का नतीजा है, इनकी नीयत और नीति जिस हिसाब से चल रही है। आज मैं कहूंगा कि जो जन आंदोलन, अब किसान आंदोलन भी नहीं रहा है, जो जन आंदोलन वो इस रूप में है, वो केवल सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण है, इन्हीं कुप्रबंधन के कारण है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। ये कारण इसलिए भी है कि सरकार में बैठे जो लोग हैं उनकी सोच मात्र ये हो गई है कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ही, उनकी वो मनुवादी सोच है, इस पूरे लोकतंत्र को चलाएं, इस पूरे देश को चलाएं और जो बाकी जनता है, गरीब किसान है, विजयपाल जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। बिल्कुल संक्षेप में विजयपाल जी, उसके बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा, तब वापस आपके पास आऊंगा। बिल्कुल संक्षेप में। एक एजेंडा स्थापित करने की बार बार कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, अडानी का नाम लेकर कि देश को वही चला रहे हैं। इनको एक बात का पता होना चाहिए, ये लोकतंत्र के अंदर, इस देश के अंदर बहुत बड़ी व्यवस्था है और एक इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालते हुए ऐसे कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और कोरोना की मुफ्त वैक्सीन और बहुत सारी योजनाएं आज इस काल के अंदर इस सरकार ने प्रबंध करके हर व्यक्ति को कोई भूखा ना सोए उसके लिए काम किया है। और निश्चित रूप से आज इनकम टैक्स पे बढ़े हैं, ये एक रिकॉर्ड की चीज है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जो जीडीपी है बढ़ रही है और कांग्रेस की समय में जो 8 से 12% ब्याज था उसका दर 6% आया है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जीडीपी का मतलब भी आपकी सरकार में गैस, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम हो गए हैं और वो आए दिन बढ़ रहे हैं और लोगों पर परेशानी। राहुल गांधी जी को तो गिफ्ट के अंदर, सेल के अंदर मोनेटाइजेशन का भी फर्क नहीं पता। अगर पता है तो वो जानबूझकर इसको छुपा रहे हैं। अगर उनको इस बात का पता होता तो वो एक बात सारे देश में बताते कि जो हमने 1,40,000 करोड़ के बॉन्ड लिए हैं तेल के, उसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से बढ़ी, जो कांग्रेस के समय में बॉन्ड खरीदे गए उसकी वजह से तेल की कीमतें देश में बढ़ी हैं। नहीं, तेल की कीमतें बढ़ने के पीछे 2 कारण, एक तो इंटरनेशनल मार्केट का और एक बॉन्ड का, और जिसका 9,000। ठीक है, इसका जवाब मिलता हूँ। अजय सिंगला। हेमंत जी, वो कह रहे हैं आपका कुप्रबंधन जो है उसका भुगतान देश कर रहा है और इसलिए महंगाई लगातार है। जी बोलिए। हेमंत जी, भूखा पेट, बेरोजगार युवा, अत्याचार सहन करने वाला किसान और आम नागरिक और भ्रष्टाचार में डूबी हरियाणा सरकार आंकड़ों से संतुष्ट नहीं होने वाली। जो व्यक्ति 200 रुपए का तेल खरीद रहा है, आंकड़ा ये है। ये जो मदारी सरकार है ना, जो आंकड़ों की सरकार है, जो भाषणों की सरकार है, जो नारों की सरकार है, अरे भूखे को रोटी चाहिए, बेरोजगार युवा को रोजगार चाहिए, किसान को अपना हक चाहिए। आपके ये झूठे आंकड़ों से सरकारें नहीं चलती, देश नहीं चलता। अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और लोग कहने लगे बहुत हुई महंगाई की बार, बस करो मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, जनता हो गई अच्छे दिन नहीं क्या आप ये बताइए करो मोदी सरकार। सुनिए अजय सिंगला जी, अजय सिंगला जी सबको वो कह रहे हैं, विजयपाल जी कह रहे हैं कि देखिए देश में कोरोना की मार की वजह से पहले ही हम लोग पीछे थे, कई उद्योग धंधे बंद हुए, इसके बावजूद सरकार कितने लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करवा रही है। पूरे देश में कोरोना के टीके लग रहे हैं। 100 रुपए का राशन, 150 रुपए का थैला, 3 फोटोज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, हरियाणा में उप मुख्यमंत्री जी की। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए अजय सिंगला, एक बात का जवाब दीजिए। अगर जनता इतनी त्रस्त है, अगर जनता इतनी त्रस्त है तो फिर बीजेपी को वोट क्यों मिल रहे हैं? लोग वोट क्यों दे रहे हैं अलग अलग राज्यों में जहां पर भी आपको तो नहीं चुना जा रहा? हरियाणा में भाजपा पूरन बहुमत से नहीं जीती, मत भूलिएगा। 40 सीटें उनके पास, सरकार तो है ना सर, 70 पार कुर्सी के लिए बन गए यार। ये सरकार है, भाजपा के सभी मंत्री हार गए थे, केवल आदरणीय खट्टर साहब और बीस साहब जीते थे। तो आप ये मत कीजिए उनको वोट दे रही है जनता ने आज की इस बार भाजपा को नकार दिया था। ये तो है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी की सरकार बनाई,
एक धोखे की सरकार बनाई, जनता के देश साथ में बाकी विश्वासघात जगहों पर भी किया। तो चुनाव हो रहे हैं ना अजय सिंगला जी, बाकी जगहों पर भी चुनाव हो रहे हैं। आप तो शुरुआत से कह रहे हैं, 2014 से कह रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर भी 2000 के बाद 14 के बाद चुनाव हुए हैं, वहां पर भी तो बीजेपी को वोट मिले ना आपसे ज्यादा। क्या डीजल और पेट्रोल के रेट 100 रुपए से ऊपर है? क्या रसोई गैस 890 है? क्या तेल की कीमत खाने की 200 रुपए लीटर है? आप हर चीज को क्या वोटों से देखोगे या लोगों की भूख से देखोगे? मैं कल एक टीवी चैनल पर देख रहा था हेमंत जी, एक माता जिसके परिवार में 7 बच्चे थे, वो अपने खाने को पानी से पका रही थी और उसमें 4 बूंद तेल डाल रही थी। ये भारत के आंकड़े हैं, और भारत के ये आंकड़े दे रही है भारत सरकार कि भारत में 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग रही है। ये भारत के आंकड़े हैं, और आप आंकड़े दे रही हो। टीवी पर बैठकर आंकड़े, जीडीपी के नहीं चाहिए हमें, उन रेट के चाहिए जो बढ़ गए हैं। हमें उस माँ, उस बेटी, उस बहन के लिए चाहिए जो बेरोजगार है, जो हमारा युवा, उसके चाहिए। ये आंकड़ों से सरकार नहीं चलेगी, ना पेट भरेगा। आंकड़े तो सरकार देखती है। आप उसका जवाब आपने नहीं दिया कि वो कह रहे थे कि आपने जो पेट्रोल के बॉन्ड खरीदे थे, हम उनका अभी तक उनका ब्याज चुका रहे हैं और इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़े। ये बात बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, ये सही है कि उसका ब्याज दे रहे हैं। लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा कर चुके हैं और ब्याज उसमें से दे रहे हैं, और वो मुनाफे का फायदा कहाँ है? किसकी जेब में गया? क्या किया उसका? उस मुनाफे विजयपाल जी देखिए, उनका सीधा सवाल है कि आप जब सत्ता में आए, आपने कहा कि महंगाई को कम करेंगे, काला धन वापस लेकर के आएंगे, किसानों को राहत पहुंचाएंगे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, किसानों ये कांग्रेस लगातार हमलावर इस बात को लेकर के, वो कह रहे हैं कि 116% दाम बढ़ा दिए, आप कह रहे हैं गैस के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, 100 से आंकड़ा क्रॉस हो गया है, जनता त्राई कर रही है, लोगों के पास खाने के लिए रोजगार नहीं है। प्रश्न है कि महंगाई, ठीक है, वही सवाल पूछ रहा हूं ना मैं, वो पूछ रहा हूं, उनका जवाब सुन लीजिए जी। अहलुवालिया जी। हाँ जी, पूरे देश के अंदर आज मैंने बताया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, और इनको वो भी नहीं दिखता। और दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस देश के अंदर 150 रुपए का थैला, 3 आदमी सिंगला जी सुन लीजिए ना, वो जब आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे, अब आपस में देखिए बोलेंगे तो फिर किसी को समझ में नहीं आएगा, समय कैसे चला जाएगा। जी अहलुवालिया जी जवाब दीजिए। देश के अंदर आपने नेहरू खानदान के नाम से छाप के रख दिया, आपको बोलने का कोई हक ही नहीं है। अहलुवालिया जी, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आपने अजय सिंगला अगर आपको ऐसे डिबेट करनी है और बीच में बोलना है तो आप बोलते रहिए फिर। हाँ जी, मैं जो आपको बताना चाहता था, वो तो चाहते हैं कि उनको जवाब ही नहीं देना पड़े आपकी बात पर। जी, आप इस देश के अंदर, मैं बताना चाहता हूं कि 3.7 करोड़ इनकम टैक्स पे थे, जो इस सरकार में बढ़कर 6.3 करोड़ हो गए हैं। और आज महंगाई की हो रही है, इनकम टैक्स पेयर की हो रही है। हरियाणा सरकार, आप सुनने की क्षमता रखो। हरियाणा सरकार ने 82,000 नौकरी दी है, और और आप जब आप कोई और बोले तो आप बोलने नहीं दें, आप सुन तो ले, धैर्य रखे ना सर। मैं आप ही का तो सवाल पूछ रहा हूँ, बोलिए। आप सुनने की शक्ति रखिए। ठीक है, आपने पूरे हरियाणा सरकार ने 82,000 युवाओं को नौकरी 7 साल के अंदर दी। आपने पिछली 10 सरकार बेरोजगारी दी। भाई फिर बोलने लगे आप अजय सिंगला, आप सुन लीजिए 2 मिनट। कर रहे हैं टीवी पर बैठकर। अजय जी, आप 82,000 अजय जी नहीं दी, आप इस विषय में बोलिए। आपने 10 साल के अंदर कितनी नौकरी दी? आपने, आपकी सरकार से 4 गुना नौकरी हमने ज्यादा दी है सिर्फ 7 साल में। आपने 10 साल चलिए, अखिल स्वामी जी, मैं दोनों के पास नहीं आ रहा हूँ। अखिल स्वामी जी, बीजेपी के तर्कों से कितने सहमत हैं आप? अखिल स्वामी बताएंगे। अजय सिंगला का ऑडियो डाउन कर दीजिए। आज हमने अजय सिंगला का ऑडियो डाउन कर दीजिए। अजय सिंगला, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सुन लीजिए 2 मिनट, आपकी बारी आए तो आप बोलिए। आज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच अगर आप इसी तरह से बोलते रहेंगे, मुझे आपकी आवाज बंद करना पड़ेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा। जी अखिल स्वामी, मैं एक जानकारी दे रहा हूँ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो एक निवेदन करता हूँ, विजयपाल जी, तर्क दिया गया, सुन लीजिए, कि 1,40,000 करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स इशू किए गए, उसकी वजह से तेल की महंगाई हुई। हाँ, मान लीजिए मैं एक चाय बेचने वाला हूं, अगर चीनी की कीमत 30 रुपए से बढ़ के 32 रुपए हो जाती है
और मैं आपने चाय के कप की जो सेल वैल्यू है उसको 5 रुपए से चाय 10 रुपए कर हमारे देता हूं। वो इंटरनेशनल नहीं सुनिए, कृपा करके सुन लीजिए, आपका एग्जाम्पल ही गलत है विजयपाल जी, कृपा करके सुन लीजिए, आपका एग्जाम्पल ही गलत है। मैं सुनने आप एक बात कहिए, आप इंटरनेशनल तेल की दरें भारत में तय होती है क्या? आप कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए फिर बोलिएगा। हाँ जी बोलिए। जो टोटल 1,40,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू हुए हैं, अभी केवल उसका इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है जो 8,000-9,000 करोड़ प्रतिवर्ष का है। पहली बार इंडिया के इतिहास में ऐसा हुआ है जबकि पेट्रोल और डीजल पे टैक्स 5 लाख करोड़ से ऊपर का इकट्ठा हुआ है, जो कि कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से भी ज्यादा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बात कही थी कि दरिद्र को दरिद्र नारायण समझिए। महात्मा गांधी ने कहा था जब कोई निर्णय लीजिए तो ये सोचिए उसका गरीब से गरीब आदमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। मेरा निवेदन यह है कि 9,000 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए आप 5 लाख करोड़ की रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से ज्यादा है। इस देश में अगर आप आज इस बात का खुश हो रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि 1 साल के बाद आपको 130 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़े। आपको लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, आपको एमएसएमई को आत्मनिर्भर बनाना है, आपको छोटे उद्योग हमारे किसान जो है उनको आत्मनिर्भर बनाना है। अगर उसके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, उसके फर्टिलाइजर के दाम बढ़ जाएंगे और उसका जो एंड प्रोडक्ट है उसके दाम डिमांड और सप्लाई पे छोड़ देंगे, तो ये देश की जो 70% जनता है ये परेशान हो जाएगी। और आप देखिए जो बड़ी कंपनियां हैं उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन दुगने हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर। 7 लाख करोड़ का जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था कंपनी का, 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 3% लोग अमीर हुए हैं और 97% लोग जो अल्प मध्यम वर्ग है वो बिलो पॉवर्टी लाइन चला गया है। जो मध्यम वर्ग है वो वास्तविकता को, सच्चाई को समझें, चाहे आप कांग्रेस के हों, चाहे आप बीजेपी के हों, चाहे आप लोकदल के हों। जनता के दर्द को समझिए, महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को समझिए, गरीब की मदद कीजिए। ये गरीब जो हैं देश की आत्मा है, देश की शक्ति हैं, और ये भारतवर्ष में जो डिमांड है पूरा वर्ल्ड जिसकी वर्ष से हमारे पे आकर्षित है वो ये मध्यम वर्ग और गरीब है। अगर इसकी वेतन कटौती होगी, अगर इसकी नौकरी छूटेगी, अगर बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, अगर जीडीपी 2 साल में कम हुई है, 1 साल 23% घटी और फिर 20% बढ़ गई, 2 साल से आपकी जीडीपी घटी है। जब जीडीपी घटेगी तो उसके बाद इनकम टैक्स कैसे बढ़ेगा और कॉर्पोरेट टैक्स कैसे बढ़ेगा, और सारी की सारी चीजें आप कलेक्ट करेंगे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो गरीब आदमी से करेंगे, जो टेम्पो चलाता है, जो टैक्सी चलाता है, जो रिक्शा चलाता है। जवाब दीजिए इस पे विजयपाल जी। हाँ जी जवाब दीजिए। देखिए सिर्फ 3% लोग अमीर हो गए, बाकी के लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी वो कह रहे हैं कि 1,40,000 करोड़ और सिर्फ जो 9,000 करोड़ के लिए आप ये कह रहे हैं 70,000 करोड़ इसमें से चुकाए गए हैं, और आप कह रहे हैं कि पूरे बॉन्ड को हम तो भरने में लगा रहे हैं, इसीलिए पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं। अखिल स्वामी तो इससे सहमत नहीं है। ऐसा जी, सवाल क्या है कि इंटरनेशनल की जो रेट बढ़ते हैं उसी के हिसाब से रेट तय होते हैं। मैं सिर्फ मैं जो एक बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था सबसे अंत वाले व्यक्ति की पहले मदद। भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़े। हमारा एक ही लक्ष्य, अभी एक सेकेंड, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, जो बिल्कुल ये एक सही बात है। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि हम इसको आत्मनिर्भर बढ़ाने की तरफ बढ़े हैं, और इसको लेकिन आप ये भी स्वीकार करते हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और लोग परेशान हैं। और स्पीड से बढ़ाने की जरूरत है। मैं एक बात कहता हूं कि हर चीज का एक अलग अलग पैमाना होता है। आज भारत की सरकार कहीं मुद्रा लोन के माध्यम से, कहीं अपना अलग अलग स्कीमों के माध्यम से आज गरीब व्यक्ति को उठाने का काम कर रही है, जो आत्मनिर्भर हर व्यक्ति बने। ये एक भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना है, और उसके अंदर बड़ी गति से बढ़ रहे हैं। अब जब इनकम, अब ये एक रिकॉर्ड की चीज है, जब इनकम टैक्स पेयर बढ़े हैं। आप एक बात सुनो, जो कांग्रेस के टाइम के बाद मैंने बार बार आंकड़ा दिया, वो इनकम टैक्स पेयर जब भी बढ़ता है जब इनकम बढ़ती है। और आप एक चीज मान के चलिए, निश्चित रूप से आज इस देश के अंदर एक अलग कोरोना काल के होते हुए भी एक गति आ रही है, और वो गति मैं फिर वापस से आ जाता हूं आपके पास।
वापिस से आ जाता हूं। इनेलो के प्रवक्ता हाथ उठा रहे हैं, अब बोलिए, आप बोलिए। अमनदीप जी वो कह रहे हैं कि देखिए देश में इनकम टैक्स पेयर बढ़े हैं। जी हेमंत जी, बड़े मैं फिर से कहूंगा, आपने सारी बात सुनी है, जवाब दीजिए। हमारे भाई अखिल स्वामी जी ने बड़े विस्तार से इनको बताया है कि रेवेन्यू कहाँ ज्यादा जनरेट हुई। बार बार भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं इनकम टैक्स पेयर बढ़े हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इनकम टैक्स से रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई भारत सरकार को। वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो नहीं जनरेट हुई, और उसका खोखले दावे को ये थोपना चाहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा आमदनी लोगों की बढ़ गई है। ये बिल्कुल खोखला दावा है। हमारे भाई अर्थशास्त्री ने जिस तरह से समझाया है पूरे विस्तार से, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई शंका किंतु परंतु रहती है इस सरकार की नीयत के अंदर, इस सरकार की सोच के अंदर। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो गरीबों को भूखे पेट को राशन दिया है, इनको शर्म आनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने इस बार सरसों नहीं खरीदी और लोगों को सरसों का तेल नहीं दिया गया। सरसों का रेट बहुत बड़ा, सरसों का रेट बड़ा, अरे बहुत बड़ा, तो ये साबित हो गया ना आपके पास पैसे ही नहीं है। अजय सिंगला जवाब दीजिए। अगर किसान का रेट बढ़ा तो आपको इसमें भी दिक्कत है। चलिए एक एक करके अजय सिंगला जल्दी से कमेंट। देश में टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य तो यह है कि आम आदमी को आत्मनिर्भर बनाएं, और इसके लिए हम चाहे वो लोन के माध्यम से बना रहे हो या फिर सशक्त भारत का निर्माण करने के लिए अलग अलग योजनाएं सरकार की। इनसे पूछिए जरा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम विपदा को अवसर में बदल देंगे, और हरियाणा में ऐसा हुआ। हरियाणा में विपदा के समय शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ। तो ये सरकार है आत्मनिर्भर सरकार। आप हमें समझे ना किस प्रकार से आत्मनिर्भर। एक तरफ तो 80 करोड़ भारत की जनता को कह रहे हैं कि वो गरीब है, उनको 5 किलो राशन, यानी कि 5 किलो राशन में आदमी पूरा महीना अपना निकाल लेगा और 5 किलो धान खाकर, गेहूं खाकर या चावल खाकर जिंदा रह जाएगा। ये तो इनकी आत्मनिर्भर की बात है, जो इनकी सोच है। ये मजाक उड़ा रहे हैं भारत की जनता का, मेरी जनता का, मेरे देश की जनता का। आप 80 करोड़ लोगों को गरीब बता रहे हैं, उनको लाइन में लगा रहे हैं और कहते हैं इनकम टैक्स पेयर बढ़ गए। लेकिन सिंगला जी ये भी बात तो सही है ना, कितनी सारी योजनाएं हैं। आप देखिए उज्ज्वला गैस योजना और इतनी सारी आवास योजना, तमाम तरह की योजनाएं हैं, किसानों के लिए सशक्तिकरण के लिए योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं चल रही हैं देश में। ये भी तो सही बात है। ये सरकार खोखले वादों की सरकार है। मैं फिर बता देना चाहता हूँ, आपने चश्मे का नंबर बढ़ाइए और विकास को अपनी आंखों से देखिए। मोदी सरकार, ये सरकार है ये, जिन्होंने नारों के सारे, भाषणों के सारे जनता को बरगलाने का काम किया। लगता है सिंगला जी के पास कोई आंकड़े नहीं है। अखिल स्वामी जी मैं आपसे जवाब चाहता हूँ इस पर, क्योंकि वो देखिए वो कह रहे हैं कि हम तो योजनाएं चला रहे हैं, आम आदमी को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ योजना चला रहे हैं। अखिल स्वामी जी वो कह रहे हैं टैक्स पेयर भी बढ़ रहे हैं, हमारे राज्य में टैक्स भी बढ़ा है, कलेक्शन भी बढ़ा है, कांग्रेस के राज्य में बहुत सारी है। अखिल जी विजय जी को जवाब दीजिए। जी सिंगला जी मैं माफी चाहता हूँ, आपका कमेंट पूरा हो गया हो तो आप थोड़ा सा शांति रखिए। पैसे की बर्बादी कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है। मेरा मात्र निवेदन यह है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है, पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र 2 वजह से है। एक, जनसंख्या बढ़ रही है और यहाँ गरीबों की संख्या ज्यादा है। गरीब जो है उसकी अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, जब अमीर की इनकम बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है। इस समय देश में डिमांड की समस्या है। अगर गरीब आदमी पे आप टैक्स का बोझ बढ़ाएंगे, उसकी टेक होम सैलरी कम होगी। अगर वो प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूल में इसलिए डालेगा कि फीस नहीं जमा कर पा रहा है, अगर लोगों की वेतन कटौतियां होंगी, जो मध्यम वर्ग है उसकी क्रय शक्ति कम होगी, तो देश के लिए हानिकारक होगा। अमीरों से टैक्स लीजिए, कॉरपोरेट से टैक्स लीजिए, जिन्होंने शेयर मार्केट के अंदर बूम आया है, पिछले 1.5 साल के अंदर 70% का रिटर्न कमाया है, उनसे टैक्स लीजिए और गरीबों को इनकम का स्रोत दीजिए, उनकी क्रय शक्ति को कम मत कीजिए, क्योंकि उससे भारत की जो सबसे बड़ा आकर्षण है विश्व के अंदर वो खत्म हो जाएगा और लोग भारत को उतना आकर्षण नहीं समझेंगे। हरियाणा सरकार ने
इस बार राशन में तेल लेकिन नहीं विजय दिया। विजय ये विजय दे रहे जी हैं आप गरीबों को। चलिए ठीक है, यही सिंगला जी कारण ठीक है, कि विजय जी हरियाणा सवाल, सरकार ने विजय जी इस बार विजय जी स्कूलों में विजय बच्चों जी को किताबें विजय नहीं जी दी। विजय जी उनकी राहुल गांधी किताबें नहीं आज छपवाई। ये कह रहे ये दे थे, रहे हैं राहुल आप गांधी आज हरियाणा ये में। पूछ रहे थे, यही कांग्रेस ने कारण ये है पूछा कि आपसे। हरियाणा में सिंगला जी को डाउन कीजिए। घोटाला हुआ, जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ, जी। उसकी आपने इंक्वायरी कराई और उसके ऊपर कार्रवाई विजय नहीं जी। की, जबकि वो प्रूव हुआ कि वो घोटाले जो हुए। इन ये 7 कर रहे सालों हैं में आप राहुल हरियाणा गांधी का में। कहना है कि जितनी बढ़ोतरी हुई है उससे 23 लाख करोड़ रुपए की आपने कमाई की सरकार ने। आप कह रहे हैं कि हम बॉन्ड का ब्याज चुका रहे हैं, वो कितना ब्याज अभी तक आपने चुका है, इसका आंकड़ा मांगे। ये तो एक 23 लाख करोड़ कमाए, ब्याज कितना चुकाया ये बताइए। अभी मैं आपको एक जानकारी दे दूं जी। ये सिर्फ तेल का ही देनदारी का ब्याज था, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। नहीं, वो ब्याज कितना चुकाया वो पूछ रहे हैं वो जी। 9,960 रुपए प्रति वर्ष 2026 तक चुकाना है। ये कितना अभी तक आप चुका दिए हैं? आपने 23 लाख करोड़ रुपए अभी तक कमा लिए हैं, चुका कितने दिए? अरे एक यही जो तो मैं आप आपको एक बेनकाब होते हैं, यही तो आप झूठ कर रहे हैं देश की जनता को, यही तो आप गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। अच्छा, आप 100 आप रुपए ये कमाते बताइए हैं, क्या 2 रुपए ब्याज देते हैं, उसका ढिंडोरा पीटते हैं, 98 रुपए आप अपनी जेब में डाल रहे हैं, वो आप बताते नहीं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि 9,960 करोड़ रुपए हम प्रति वर्ष ब्याज का दे रहे हैं, ये बात ठीक है? 23 लाख करोड़ रुपए कमाया, ये बात ठीक है, और उसमें से और कुछ ब्याज दे दिया, बाकी पैसा अपनी जेब में, आपके अमीर दोस्तों की जेब में, आपके पूंजीपतियों की दोस्तों की जेब में, वो पैसा कहाँ है देश का? वो देश का पैसा इतने गरीब लोगों की मदद के लिए, देश के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, उसके लिए तो फिर आप इस बात को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना कि भाई देश की सरकार व्यापार कर रही है। अरे जो कांग्रेस की सरकार में 8 से 12% ब्याज था उसको 6% पे ला दिया, लाभ कमा रही है। आपको वो दिख ही नहीं रहा, आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि आपने एक काम किया इस देश के अंदर, इस देश को कर्ज के अंदर डुबोया और उस कर्ज के डुबोए खड्डे को हम ढक रहे हैं। और आज जो आपने बजट में क्यों नहीं दिखाया 1,40,000? अगर आपकी नीयत चलिए ठीक थी। सिंगला जी मेरा एक सवाल है, सिंगला जी मेरा सवाल है, जो विजय पाल जी कह रहे हैं कि आपने करप्शन में इस देश को लेकर के गए और संबित पात्रा ने वही कहा कि सीएनपी का मतलब हो गया करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस, ये आपकी सरकार की बात। हेमंत जी अगर हम हरियाणा की बात करें, इस समय यदि पूरे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार में पहली मंजिल पे कोई है, हरियाणा है। हरियाणा के अंदर देश के इतना बड़ा कोरोना काल में शराब घोटाला हुआ, जिसके लिए आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा SIT बनाओ, मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं SCT बनेगी, SCT ने कहा घोटाला हुआ, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कार्रवाई होगी, उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कार्रवाई नहीं होगी, घोटाला हुआ ही नहीं। उसके बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यमुना खनन घोटाला बहस आज की सिंगला साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा डिरेल मत होइए ना सर, हर बात पे डिरेल मत होइए। सिंगला जी अगर आपको जानकारी नहीं है तो कह दीजिए कि मुझे उस मुद्दे पर जानकारी नहीं है, मैं बैठ गया हूं ऐसे ही। डिरेल मत होइए ना, बहस को डिरेल होने दीजिए। किस चीज की जानकारी चाहते हैं आप? मैं इस चीज की जानकारी चाहता हूं, जो महंगाई पर हम बात करें तो महंगाई पे बात कीजिए ना सर। आपने मेरे से भ्रष्टाचार का क्वेश्चन किया जी, आप मैं तो देश के संदर्भ में पूछ रहा हूं, देश के संदर्भ में। देश के संदर्भ में, हाँ, देश के अंदर संसद के अंदर इस समय जो मुद्दे थे उस पर कोई बहस नहीं हुई, सरकार उससे भाग गई। चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो पेगासस का हो, विपक्ष ने संसद चलने दी क्या? बहस नहीं की। सरकार हर मुद्दे में बातचीत करने के लिए तैयार थी। भाग के आपको पूरा मौका था चर्चा, आप विपक्ष ने संसद के अंदर होती है, आपने संसद में चर्चा करने की, आपने संसद को चलने तक नहीं दिया, आपने संसद नहीं चलने दी, ठीक है, और फिर तक नहीं दिया। आपको हमने पूरा मौका दिया। अखिल स्वामी जी एक महत्वपूर्ण बात यह कि जब भी बीजेपी से आप ये सवाल करते हैं कि लगातार जो है वो जीडीपी में गिरावट आई है, और अभी जिन आंकड़ों का हवाला दे रहे थे संबित पात्रा ने भी आज इस बात को उठाया कि जीडीपी में देखिए ग्रोथ भी आई है। आपने कहा कि लेकिन 23% गिरी थी, अब 20% कम हुई है, तो गिरावट ज्यादा थी।
लेकिन एक सवाल इसमें यह भी आता है कि जब पूरी दुनिया के सामने ही क्राइसिस आ गया तब भारत में भी लाजमी था। आप इसे ऐसे तो नहीं देख सकते कि भारत सरकार की लापरवाही की वजह से, कमियों की वजह से ऐसा हुआ। देखिए, मेरा निवेदन ये है, सारे दुनिया पर था, हमारे उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप रहे। ये है कि 2017 से लेकर 2020 तक के वर्षवार जीडीपी आंकड़ों को देखें जी, और ये देखें कि जब कोविड नहीं आया था उसके पहले भी हमारी जीडीपी गिर रही थी। देखिए, जो दर्द है, जो जहां पे कष्ट है, उसको स्वीकार सबको करना चाहिए, सब भारतवासियों को स्वीकार करना चाहिए, सब दलों को स्वीकार करना चाहिए। वास्तविकता ये है कि देश में जो गरीब है उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। 20 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर गए थे, वो नीचे सरक के चले गए हैं। ये सच्चाई है कि हमारे युवाओं को जो तनख्वाहें मिल रही हैं, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां उनकी या तो नौकरी गई है या 50% उनकी तनख्वाह कम हुई है। ये वास्तविकता है, वास्तविकता का स्वीकार करना चाहिए। अगर आप दर्द को, अगर चोट को नहीं स्वीकार करेंगे तो उसकी दवा कैसे करेंगे? देखिए, वास्तविकता ये है कि जीडीपी पिछले 5 साल से गिर रही है। जीडीपी जो है और भारत जैसे देश में, जहां पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां जनसंख्या बढ़ रही है, हमें केवल ये नहीं देखना है कि जीडीपी कितनी बढ़ी, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करनी है। जहां मैं कह रहा हूं कि कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 गुना और 2 गुना हुआ है, 3% लोगों की तनख्वाहें बेतहाशा बढ़ी हैं और जो करीब 50% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, स्टैग्नेंट है, और क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है इसलिए रियल टर्म्स में उनकी तनख्वाह कम हुई है। और करीब 47% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह या तो कम हो गई हैं या खत्म हो गई हैं। ठीक है, विजयपाल जी, कोई जनता को राहत देने का कोई प्लान है क्या आपकी सरकार के पास, आप लोगों के पास, या फिर सिर्फ आप ऐसे कह रहे हैं? मैं आपको एक जानकारी दूं, कांग्रेस के समय में सीपीआई जो महंगाई की दर थी वो 9.3% थी और आज मेरे अर्थशास्त्री बैठे हैं, आज वो 4.5% के आसपास लाने में हम सफल हुए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफी कम हुआ है। वास्तव में आप एक नजरिए से नहीं देख सकते इस महंगाई के मामले में, इसके अंदर सारे कंसेप्ट जल्दी से अखिल स्वामी जी कमेंट। आज वास्तव के अंदर देश के अंदर कोरोना काल की परिस्थिति, इन्फ्लेशन 2 वजह से बढ़ता है, या तो डिमांड बढ़ जाए इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ता है, या सप्लाई कम हो जाए इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ता है जी। लेकिन मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहता हूं, अखिल स्वामी जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहता हूं, क्या आने वाले दिनों में इस पर कोई लगाम लग सकती है जिस तरीके से अभी सरकार चल रही है और जिन योजनाओं के साथ लगाम लग सकती है, लेकिन सरकार को दृढ़ शक्ति दिखानी पड़ेगी। जो अमीर लोग हैं जिनकी इनकम बढ़ी है उन पे टैक्स लगाना पड़ेगा और पेट्रोल डीजल पे टैक्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा मार उस वर्ग पे पड़ी है जिसकी आमदनी कम हुई है। ये इनडिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है, इसको कम करना ही चाहिए। टैक्सेस कम करने होंगे। आप ये कहें कि सबसे बड़ी बात यही हो सकती है, टैक्स कम हो। अमनदीप केसरी, जल्दी से बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में कुछ कहना चाह रहे हैं? कम नहीं हुए थे, मैं खत्म करूंगा। अगर हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से ये नहीं हुआ है। ठीक है, हम अपने आय के स्रोत ही पेट्रोल डीजल से बढ़ा रहे हैं जी। हम उन लोगों से नहीं बढ़ा रहे जिनकी इनकम बढ़ी है, हम उनसे बढ़ा रहे हैं जिनकी इनकम घटी है। जी, अमनदीप केसरी जी। हेमंत जी, देखिए, हम अभी अर्थशास्त्री जी ने वही बात बिल्कुल एक लाइन में रिपीट मत कीजिए, एक लाइन में। हम ये जो सरकार का जो नीति है पूंजीपतिवाद को बढ़ाने की, कि गरीब और गरीब हो और अमीर और अमीर हो, ये हालात अफगानिस्तान में तो इसलिए आए कि वहां पर तालिबान आ गया और सरकार छोड़कर भाग गई, लेकिन हमारे देश के अंदर ये हालात हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ठीक है। लेकिन सरकार करे कि हम लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल माफी चाहता हूं, अब समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजयपाल जी आपका भी, अखिल स्वामी जी आपका भी, अमनदीप केसरी जी और अजय सिंगला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के जनता इतनी परेशान है कि वो गाना फिर से सुनाई दे रहा है कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, लेकिन महंगाई डायन मारे जात है। आखिर इस महंगाई से निजात कब मिलेगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। नमस्कार।